ठीक है, हमने अभी दो मेथड देखा था, फीफो मेथड और लीफो मेथड। अब देखते हैं एक तीसरा मेथड, एवरेज प्राइस मेथड। एकदम सिंपल है एवरेज प्राइस मेथड। एवरेज प्राइस मेथड उसमें देखेंगे दो, एक सिंपल एवरेज, हम देख रहे हैं एवरेज प्राइस मेथड, उसमें एक देखेंगे हम सिंपल एवरेज, एक देखेंगे सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज क्या होता है? जो नॉर्मल सम ऑफ ऑल डिजिट डिवाइड बाय नंबर है ना। तो सिंपल एवरेज का एग्जांपल देखते हैं कि हमने ये अलग अलग लॉट्स परचेज किए हैं और अलग अलग रेट में 10, 12, 12, 15, 11, ठीक है। हमने ये पांच अलग अलग, ये पांच रेट्स पे हमने पांच लॉट्स परचेज किए, तो इसमें एवरेज क्या आ जाएगा? इन सब का सम 10 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 11 डिवाइड बाय कितने लॉट्स है? एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच लॉट्स है तो डिवाइड बाय पाँच, तो हमारा एवरेज प्राइस आ गया 12। अब 12 रुपये से हम हमारे कॉस्ट को चार्ज करेंगे, ठीक है। इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। मेथड इज सिंपल, ठीक है, सिंपल मेथड है। इन अ स्टेबल प्राइस एनवायरनमेंट दिस, और अगर प्राइस स्टेबल है मतलब प्राइस में ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है, प्राइस कम ज़्यादा नहीं हो रही है, तो इसकी वजह से क्या होता है? गिव्स अ प्राइस विच अप्रोक्सीमेट्स द करंट मार्केट प्राइस। जाहिर बात है ना, प्राइस चेंज ही नहीं हो रही है ज़्यादा, तो फ्लक्चुएशन ही नहीं है, तो जो एवरेज आ रहा है वो ऑलमोस्ट सेम ही आ रहा है। जैसे कि अगर हमारा प्राइस चल रहा है 10, 10, 11, 10, 10:30, 10, ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, 10 के आसपास ही है, तो एवरेज कितना आएगा? 10 के आसपास ही आएगा, है ना। तो मार्केट प्राइस के करंट मार्केट प्राइस का ही हमारा अप्रोक्सीमेट्स मिल जाएगा। डिसएडवांटेज क्या है? दिस मेथड डज नॉट प्रोवाइड राइट स्टॉक वैल्यूएशन व्हेन द स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर परचेज इन अ लॉट इज नॉट स्पेसिफाइड। देखो, एवरेज मेथड एनी टाइम गलत ही है, वेटेड एवरेज मेथड लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर हमने 15 रुपये के भाव से सिर्फ 50 यूनिट खरीदे, है ना, सिर्फ 50 यूनिट ये खरीदे, और 10 के भाव से 200 यूनिट खरीदे, तो इसको ज़्यादा वेट मिलना चाहिए ना, क्योंकि ज़्यादा मटेरियल खरीदा है इस रेट से। लेकिन हम सिंपल एवरेज में हम वेट वगैरह को इग्नोर कर देते हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा आंसर अप्रोक्सीमेट नहीं आता, मतलब थोड़ा गलत ही आंसर आता है। When price of material fluctuates and the entity chooses to customize the order quantity, in this situation, price under this method may differ substantially from the current market price. देखो, अगर प्राइस फ्लक्चुएट हो रही है, जैसे कि हमारे इस एग्जांपल में क्या प्राइस फ्लक्चुएट हो रही है, 10 का 15 हो गया, तो अ, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो मार्केट प्राइस से दूर होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे 15 है, 15 पे 50 यूनिट ही लिए, ठीक है, और यहाँ पे 10 रुपये पे 200 यूनिट लिए, तो जो एवरेज आएगा वो सिंपल एवरेज है, तो इन सब का एवरेज हो जा रहा है वो, है ना। तो ये वेट को इग्नोर ही कर रहा है, तो ये गलत है ना, तो ये गलत है। तो लेटेस्ट मार्केट प्राइस से डेविएशन भी हो सकता है। अब परफेक्ट मेथड है वेटेड एवरेज प्राइस मेथड, परफेक्ट मेथड है वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। इसमें क्या करते हैं? हम वेट्स निकालते हैं, जैसे कि वही एग्जांपल है। उसमें वेट्स कैसे निकालेंगे हम? 10 रुपीज़ कितना लिया? 10 रुपीज़ पे 200 यूनिट, प्लस 12 यूनिट्स पे कितना लिया हमने? 150 यूनिट्स, प्लस 12 रुपीज़ पे कितना लिया हमने? 210 यूनिट्स, प्लस 15 पे कितना लिया हमने? 50 यूनिट्स, प्लस 11 पे कितना लिया? 140 यूनिट्स, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितना? 200 प्लस 150 प्लस 210 प्लस 50 प्लस 140, ठीक है। तो इसके बाद जो रेट मिलेगा हमें वो क्या रहेगा? वेटेड एवरेज रेट कितना आ रहा है वो? 11.48। कितना आ रहा है? 11.48। दिस मेथड इज यूजफुल इन केस व्हेन द क्वांटिटी परचेज अंडर ईच लॉट इज डिफरेंट। देखो, क्वांटिटी परचेज अगर अलग अलग है तो ये मेथड को यूज़ करना। वही अगर सिंपल एवरेज कहाँ यूज़ करते हैं हम? जहाँ पे अगर ये क्वांटिटी सेम होती थी तो सिंपल एवरेज का आंसर परफेक्ट आता था, लेकिन क्वांटिटी अलग है तो हमने क्वांटिटी को वेट देना चाहिए, इसलिए हमने वेटेड एवरेज मेथड यूज़ करना चाहिए। इट स्मूदन्स द प्राइस फ्लक्चुएशन, सही है, एवरेज निकाल ले रहे हैं। इशू प्राइस नीड नॉट बी कैलकुलेटेड फॉर ईच इशू अनलेस न्यू लॉट ऑफ मटेरियल इज रिसीव। देखो, हमने फीफो लीफो में क्या किया था? फीफो लीफो में हम जब भी इशू करते थे तो हम इशू प्राइस को देखते थे कि कौन सी इशू प्राइस है, कौन से लॉट से क्या है। लेकिन इसमें क्या है? एक बार मटेरियल परचेज कर लिया तब हमने एवरेज रेट निकाल लिया,
और हम इशू कर रहे हैं तो एवरेज रेट से इशू करते जा रहे हैं। कब तक एवरेज रेट सेम रहेगा? जब तक हम नया एडिशनल परचेस नहीं करते। अब जब हमने नया परचेस किया तो हमें फिर से नया एवरेज रेट निकालना होगा और फिर उस नए एवरेज रेट से इशू होता जाएगा। ठीक है। मटेरियल कॉस्ट डज नॉट रिप्रेजेंट एक्चुअल कॉस्ट प्राइस एंड देयरफॉर अ प्रॉफिट और लॉस विल अराइज आउट ऑफ such a pricing method. It may be difficult to compute since every time lot received would require recomputation of issue prices. देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जब भी नया लॉट आएगा तब हमें एक नया एवरेज रेट निकालना पड़ेगा। तो नया एवरेज रेट निकालना अपने आप में कठिन बात है, ऐसा ये बोलते हैं। तो मतलब ये एकदम ऐसे ही मतलब लिखने के लिए जनरलाइज एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस रहते, ऐसी कोई विशेष बात नहीं होती है उसमें। अब देखते हैं मार्केट प्राइस मेथड। मार्केट प्राइस मेथड में रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड नाम ही बता रहा है, रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड। रिप्लेस करना मतलब जैसे कि हमारे पास मटेरियल एक्स है ना, मटेरियल एक्स है, रॉ मटेरियल एक्स। अब इसको रिप्लेस करना है। अब ये मटेरियल अगर हमारा ख़त्म हो गया, हमें नया रॉ मटेरियल एक्स लाना है, तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी? उसकी जो कॉस्ट आएगी उसे हम बोलेंगे रिप्लेसमेंट कॉस्ट। जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास अभी मोबाइल फ़ोन है, अभी आईफोन एक्स है, ठीक है, आईफोन एक्स है। भले ही हमने लिया था वो 80,000 का, लेकिन आज अगर मैंने 80,000 का लिया था 2 साल पहले और आज उसकी कीमत है 40,000, आज उसकी कीमत हो गई 40,000। लेकिन अगर आज ये फ़ोन ख़राब हो जाता है तो मुझे नया फ़ोन लेना पड़ेगा। नया फ़ोन कितने में मिलेगा? नया फ़ोन का प्राइस कितना मिलेगा? जितने में भी मुझे नया फ़ोन मिलेगा वो प्राइस हो गई रिप्लेसमेंट प्राइस। तो सिंपल वर्ड्स में रिप्लेसमेंट प्राइस क्या है? हमारे पास जो मटेरियल है उस मटेरियल को रिप्लेस करने की जो प्राइस है उसे बोल देते हैं रिप्लेसमेंट प्राइस। अब देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ वैल्यूएशन पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? वैल्यूएशन। तो होता क्या है, हमने मटेरियल एक्स खरीद के रखा है 100 के रेट से, ठीक है। अब ये हम यूज़ कर रहे हैं 6 मंथ्स के बाद। अब हम इसको जब फीफो लीफो वगैरह जो भी मेथड है उस पर अगर हम देखेंगे तो हम क्या करेंगे, जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो चार्ज कर देते हैं हम, है ना। लेकिन रिप्लेसमेंट मेथड क्या करती है, ये जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसको पूरा इग्नोर कर देती है। ये क्या करती है कि जब भी हम यूज़ कर रहे हैं 6 मंथ्स बाद हम यूज़ कर रहे हैं, तो 6 मंथ्स बाद उसकी क्या रिप्लेसमेंट वैल्यू है। मतलब अगर आज हमारे पास मटेरियल एक्स नहीं होता, तो हमें कितने का मटेरियल एक्स लाना पड़ता। तो ऐसी प्राइस को हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट प्राइस। ठीक है, इसे बोलते हैं हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट। उसके बाद में देखते हैं रियलाइजेबल प्राइस मेथड। रियलाइजेबल प्राइस मेथड क्या है? रिप्लेसमेंट जैसी है लेकिन रियलाइजेबल उसके नाम में ही है। वो क्या बोलती है? रियलाइजेबल। जैसे कि हमने मटेरियल एक्स खरीदा था 100 में, आज 6 मंथ्स बाद अगर हम मटेरियल एक्स बेचते हैं, अगर आज हम 6 मंथ्स बाद मटेरियल एक्स बेचते हैं तो उसके कितने पैसे आ सकते हैं? वो हमें 120 भी आ सकते हैं, 80 भी आ सकते हैं, 100 भी आ सकते हैं। तो जो भी उसकी रियलाइजेबल वैल्यू है उतनी हम वैल्यूएशन पकड़ लेंगे। देखो रिप्लेसमेंट वाला क्या बोलता है कि ये मटेरियल एक्स आज अगर हम नया खरीद के लाएंगे तो कितने का आएगा, है ना। रिप्लेस करेंगे तो कितने में रिप्लेस होगा। और रियलाइजेबल क्या बोलते हैं? आज बेचेंगे इस मटेरियल को तो कितना मिलेगा, ठीक है। फ़र्क ध्यान में आ रहा है। रिप्लेस मतलब अगर आज ये मटेरियल को रिप्लेस करके हम दूसरा मटेरियल लेंगे तो कितना खर्चा आएगा। और रियलाइजेबल मतलब आज अगर ये मटेरियल को हम बेचेंगे तो कितना पैसा मिलेगा, ठीक है। नोशनल प्राइस मेथड। नोशनल प्राइस मतलब नोशन मतलब अज्यूम कर रहे एक नोशनल, ठीक है। असल में है नहीं, इमेजिनरी। नोशनल मतलब इमेजिनरी, हम इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है। उसमें है पहला स्टैंडर्ड प्राइस मेथड। स्टैंडर्ड प्राइस मतलब क्या करते हैं, हम मटेरियल का एक स्टैंडर्ड प्राइस डिसाइड कर लेते हैं। स्टैंडर्ड प्राइस हमने देख लिया, स्टैंडर्ड प्राइस हमने बोल दिया 100, ठीक है। हमने डिसाइड कर लिया मटेरियल का स्टैंडर्ड प्राइस 100 है। तो जब भी हम मटेरियल इशू करेंगे तो हम उस डिपार्टमेंट को 100 रुपीज़ से चार्ज करेंगे। मतलब
उस मटेरियल की वैल्यू हम कितनी पकड़ेंगे 100, जो कि हमने स्टैंडर्डली डिसाइड किया। अब ये स्टैंडर्ड प्राइस डिसाइड कैसे होती है, इसमें हम करंट प्राइस देखते हैं, एंटीसिपेट करते हैं मार्केट के ट्रेंड्स और डिस्काउंट अवेलेबल। जैसे कि कैसा है, प्राइस कैसा होता है, फ्लक्चुएट होते रहता है, प्राइस कैसा होता है, फ्लक्चुएट होते रहता है। अब फ्लक्चुएट हो रहा है तो वो फीफो लिफो वेटेड एवरेज से बार बार इतना टीडीएस जॉब करो, प्राइस कम ज़्यादा हो रहा है, बार बार रेट निकालो, तो उसमें क्या हो रहा है, हमारी मेहनत लग रही है, उसमें क्या हो रहा है, हमारी मेहनत लग रही है। तो प्राइस फ्लक्चुएट हो कितना रहा है, 5 से 10% का फ्लक्चुएशन आ रहा है, नॉर्मल फ्लक्चुएशन आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल प्राइस पकड़ लेते हैं, आज की प्राइस 100 है, अब 6 महीने बाद 100 का 105 होगा या 110 होगा, जो भी होगा, या 95 होगा, जितना भी फ्लक्चुएशन होगा, इन सारे फ्लक्चुएशन को ध्यान में रखते हुए हम एक प्राइस डिसाइड कर लेते हैं। ऑलमोस्ट एवरेज जैसी प्राइस होती है वो, एवरेज जैसी प्राइस होती है, कभी 95 होगा, कभी 105 होगा, कभी 96 होगा, कभी 104 होगा, है ना, प्राइस कम ज़्यादा होगा, तो एक एवरेज जैसी प्राइस निकाल लेते हैं, उसे हम बोलते थे स्टैंडर्ड प्राइस। और स्टैंडर्ड प्राइस को ही हम स्टैंडर्ड प्राइस से ही हमारे प्रोडक्ट को चार्ज कर देते हैं, ठीक है। द यूज़ ऑफ द स्टैंडर्ड प्राइस मेथड सिंप्लीफाई कर देता है, बार बार कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है, क्लरिकल वर्क बच जाता है, बार बार कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है। इट फैसिलिटेट्स द कंट्रोल ऑफ मटेरियल कॉस्ट एंड द टास्क ऑफ जजिंग द इफिशियंसी ऑफ परचेज डिपार्टमेंट। इट फैसिलिटेट्स द कंट्रोल ऑफ मटेरियल कॉस्ट एंड द टास्क ऑफ जजिंग द इफिशियंसी ऑफ द परचेज डिपार्टमेंट। जैसे कि हमने स्टैंडर्ड प्राइस डिसाइड कर ली 100, ठीक है, हमने मार्केट ट्रेंड्स वगैरह निकाल लिया, उस पर से हमने डिसाइड कर लिया 100। अब अगर परचेज डिपार्टमेंट 90 में खरीद रहा है तो हम सोचेंगे परचेज डिपार्टमेंट इफ़िशियंट है, परचेज डिपार्टमेंट इफ़िशियंट है। 98 में खरीद रहा है तो इफ़िशियंट है। अगर 110 में कर रहा है तो इनइफिशियंट है, 102 में कर रहा है तो इनइफिशियंट है ना। तो हम जज कर पा रहे हैं, हम क्या कर पा रहे हैं, परचेज डिपार्टमेंट को जज कर पा रहे हैं। डिसएडवांटेज क्या है, द यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड प्राइस डज नॉट रिफ्लेक्ट द मार्केट प्राइस। सही बात है, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड प्राइस ले लिया 100, अब मार्केट प्राइस तो 90 भी हो सकती है आज और 110 भी हो सकती है, हम तो स्टैंडर्ड प्राइस से चार्ज कर रहे हैं, तो मार्केट प्राइस रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। द फिक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड प्राइस बिकम्स डिफिकल्ट व्हेन प्राइस फ्लक्चुएट्स फ्रिक्वेंटली। सही बात है, अगर प्राइस बार बार फ्लक्चुएट हो रही तो हमने क्या पकड़ना, फ्लक्चुएशन ज़्यादा है तो स्टैंडर्ड प्राइस डिसाइड नहीं करते, हमने डिसाइड किया 100 और प्राइस फ्लक्चुएट हो गया, होगी एकदम 150, तो हमारा 100 का रेट गलत हो जाएगा ना। तो ये कब होता है, जब प्राइस फ्लक्चुएशन थोड़ा कम हो, प्राइस फ्लक्चुएशन कैसा हो, कम हो, ठीक है। इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड, इन केस मटेरियल सफर्स लॉस इन वेट ड्यू टू नेचुरल और क्लाइमेटिक फैक्टर्स, मतलब इवापोरेशन, द इशू प्राइस ऑफ द मटेरियल इज इन्फ्लेटेड टू कवर अप द लॉसेज। जैसे कि हमने दूसरे तीसरे सेशन में देखा था इन्फ्लेटेड प्राइस, उसमें क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं अगर हमने 1000 यूनिट्स खरीदे हैं, उसका प्राइस आया हमारा 1800, कितना 1800, मतलब पर यूनिट कितना हो गया 1800 डिवाइड बाय 1000, मतलब पर यूनिट प्राइस कितना हो गया 1.8 पर यूनिट, ठीक है। लेकिन हमारे 1000 में से 100 यूनिट्स इवेपोरेट हो गए, ये क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया या लॉस हो गया, नॉर्मल लॉस हो गया, तो बच्चे कितने हैं 900। तो हम क्या करेंगे, ये 1800 की जो कॉस्ट है ऐसा समझेंगे ये 900 की है, मतलब हमारा 1800 डिवाइड बाय 900, मतलब 2 रुपीज़ पर यूनिट। मतलब हमने क्या किया, एक्चुअल में प्राइस कितना है 1.8, लेकिन हमारा नॉर्मल लॉस हुआ, उस वजह से हमने क्या किया, इन्फ्लेट कर दिया, उस वजह से हमने इन्फ्लेट कर दिया। कितना इन्फ्लेट हो गया वो, 1.8 से 2 हो गया, है ना, 1.8 से 2 हो गया। हमने क्या किया, जितना हमारा कॉस्ट लगा, कॉस्ट को हमने, जितना हमारा कॉस्ट लगा, जितना हमारा कॉस्ट लगा, कॉस्ट को हमने डिवाइड किया अच्छे यूनिट से, जो इवेपोरेट हो गया वो माइनस करके अच्छे यूनिट से किया। मतलब ये जो 100 यूनिट्स इवेपोरेट हुए उसका जो खर्चा था वो हमने बचे हुए अच्छे जो 900 है उन्होंने क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया, उन्होंने क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, सिंपल है। रीयूज प्राइस मेथड, रीयूज प्राइस मेथड क्या बोलता है कि व्हेन मटेरियल्स आर रिजेक्टेड एंड रिटर्न टू द स्टोर्स और अ प्रोसेस्ड मटेरियल इन पुट टू सम अदर यूज, then for purpose it is meant, then such materials are priced at a rate quite different from price paid for them originally. There is no final procedure for valuing use reuse price method. अब जैसे कि मान लेते हैं हमने मटेरियल एक्स इशू किया था प्रोडक्शन के लिए, लेकिन मटेरियल एक्स हमने यूज़ किया, लेकिन यूज़ करते करते थोड़ा ख़राब हो गया या और कुछ हो गया, तो अब मटेरियल एक्स क्या हो गया, हमारे लिए स्क्रैप आउट हो गया,
स्क्रैप हो गया, हमने यूज़ करते करते उसको डिस्कार्ड कर दिया। लेकिन ये स्क्रैप भी तो मटेरियल एक्स थोड़ा सा ख़राब हुआ, लेकिन मटेरियल एक्स थोड़ा सा ख़राब हुआ, लेकिन ऐसा ज़रूरी तो नहीं है अब इसे स्क्रैप ही कर देंगे या फेंक देंगे। हम इसे किसी दूसरे अनदर प्रोसेस में यूज़ कर लेंगे। हम क्या करेंगे, अनदर प्रोसेस में यूज़ कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? जैसे कि हमने मटेरियल एक्स इशू किया था, को मटेरियल एक्स हमने यूज़ किया था, मटेरियल एक्स को रिजेक्ट कर दिया या रिटर्न कर दिया, ठीक है। अगर उसको रिजेक्ट कर दिया या रिटर्न कर दिया तो फिर अब ये रिजेक्ट कर दिया मतलब इसकी कोई हमारे लिए वैल्यू है क्या? नहीं। लेकिन हम क्या करेंगे, इसे फेंकेंगे क्या? नहीं, हम इसे दूसरे काम में यूज़ कर लेंगे। तो दूसरे काम में जब यूज़ करेंगे तो इसकी जो प्राइस हम डिसाइड करेंगे वो अपने मन से करेंगे। अपने मन से करेंगे मतलब कॉस्ट डिपार्टमेंट कुछ एक टेक्निकल कॉस्ट डिपार्टमेंट टेक्निकली कोई एक प्राइस पे अराइज होगा, वो प्राइस से हम चार्ज करेंगे। उससे बोलते हैं रीयूज प्राइस मेथड, उससे बोलते हैं रीयूज प्राइस मेथड।